हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो क्लास 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल पेज नंबर 89 रहेगा। आज हम पेज नंबर 89 पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो प्रॉपर्टीज हमें प्रूफ करने के लिए बोली गई हैं, आज हम उन प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, यहां पर सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मेनली पेज नंबर 89 पे रहेगा। हमारा पेज नंबर 89 पर मेनली जिस फिगर की हम बात करें वो किसकी करेंगे, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की बाकी की प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। हमारी अगर आप दोनों की लास्ट वीडियो देखोगे पेज नंबर 88 तक, वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, लास्ट की 2 वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी उन वीडियोस को देखें और देखने के बाद वहां पर क्या अपने सभी डाउट्स को क्लियर करें। अब हम आपके लिए आज की वीडियो में अगली जो पेज नंबर 89 है उन प्रॉपर्टीज को यहां पर क्या सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 4 होती हैं। अब यहां पर जिसके डायगोनल्स हुज डायगोनल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसको हम रेक्टेंगल की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब यहां पर इसमें पेज पर हमें एक डिडक्शन नंबर 4 दी गई है जिसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल with all the angles equal to 90 डिग्री। कि हम क्वाड्रिलेटरल की उस शेप को क्या नाम देंगे जिसके सभी एंगल्स हमारे किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से, या क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे इस तरह से। हम रेक्टेंगल अभी नहीं बोलेंगे, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ABCD। अब हमें पता है इसके सभी एंगल का मेजर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, इसके सभी एंगल्स का मेजर 90 डिग्री यहां पर कर दिया है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। यहां पर हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया और यहां पर नंबरिंग कर देंगे। ये हमारा एंगल नंबर 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा एंगल नंबर 4 है। अगर मैं बात करूं, मुझे दिया गया है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल्स का मेजर कितना, 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल A इक्वल है एंगल B के, एंगल C के और एंगल D के, और इन सभी एंगल्स का जो मेजर है वो कितना दिया गया, हमें 90 डिग्री दिया गया है। अगर मैं बात करूं, एंगल A हमारा 2 एंगल के मिलने से बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, हमारा 90 डिग्री यहां पर बना रहे हैं। ये हम लिख सकते हैं। दूसरा हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं BAC की, ये हमारा एक ट्रायंगल है BAC। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, यहां पर एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्रायंगल की। ये हो गया। अगर मैं देखूं एंगल B हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 हो गया। यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 180। इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड तो साइन चेंज होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या थी,
1 थी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरी 2 हो गई। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1, है ना, तो इसकी RHS और LHS सोल्व करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 में LHS में है और हमारी इक्वेशन नंबर 1 के LHS में ये है। इधर हमारा इसमें भी 90 है RHS में, उसमें भी क्या है 90 है, तो 90 माइनस 90 तो कितना हो गया 0 डिग्री। हमें पता है अगर हमारा किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर साइन नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमने दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों क्या कर दिए, नेगेटिव। अब ये एंगल 2 पॉजिटिव और ये एंगल 2 नेगेटिव, तो ये हमारा एंगल 3 माइनस एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब हम इसको इधर लेके आएंगे तो इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के। यानी कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं ये हमारी एक लाइन है इस तरह से, और एंगल 3 इसके उस साइड है, तो एंगल 1 कहाँ है, इस साइड है। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये हमारे किस तरह के एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड वी नो दैट alternate interior angles are equal only when these two lines are parallel, कि कोई भी alternate interior angle सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, इट मीन्स हमारी जो AD है ये पैरेलल है BC के, AD है वो है पैरेलल है BC के, ये हम लिख सकते हैं यहां पर। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, इस तरह से करूं, यानी कि इस डायगोनल को ऐसे ना ड्रॉ करके इस तरह से ड्रॉ कर देता तो क्या होता, तो आप क्या पाते कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाता, इक्वल आ जाता, है ना। तो मैं ये लिख सकता था ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहां पर ये दोनों हमारी साइड भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल। तो इसका मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो हमेशा ये अपोजिट साइड्स क्या आएंगी, पहली बात कि हमारी पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को ये पता करना है कि कौन सा हमारा क्वाड्रिलेटरल बोला जा सकता है। तो इसके लिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी साइड्स के मेजर को चेक करेंगे कि ये जो हमारी साइड का मेजर है ना, ये आपस में कोई इक्वल भी है या नहीं है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर दो ट्रायंगल को ले लेता हूं, एक यही वाला ले लेता हूं। चलो अब ये फिगर बनी नहीं तो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे साइड्स के मेजर को। तो मैंने अलग से फिगर बना ली है। अब मैंने प्रूफ तो कर दिया कि AB किसके पैरेलल आई थी, CD के, और जब हमने डायगोनल को इस तरह से ड्रॉ किया था तो हमारी AD किसके पैरेलल आई थी, BC के। अब हमें इनको चेक करना है क्या ये इक्वल भी हो सकते हैं मेजर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लिए, एक कौन सा लिया, ABD लिया, और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया, अच्छा मैंने ABD लिया है तो दूसरा ट्रायंगल की नेमिंग कैसे करें, ये बड़ा जरूरी होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है इसी चैप्टर को लेके, कि यहाँ पर जब हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल के यानी कि साइड्स को, एंगल्स को इक्वल करते हैं ना डिफरेंट ट्रायंगल्स के, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंसी को यूज़ करना होता है। और जब हम कॉन्ग्रुएंसी को यूज़ करते हैं ना, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का कैसे पता लगाते हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया था। एक सिंपल सा एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ करो, एक ABD, जो हमारे ये वाला ट्रायंगल है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं। देखो यहाँ पर एंगल A हमारा 90 है तो C 90 है, तो दूसरे ट्रायंगल का C आएगा। इसको पहचान करने के लिए सर्कल कर दो। अब ये हमारा एंगल B है,
जो यहाँ का मेजर है वो यहाँ का मेजर है, यानी कि डी का है, तो इस ट्रेंगल का बी, तो इसका क्या आएगा, डी आएगा। तो इसका तीसरा पार्ट क्या बच गया, वर्टेक्स बी बच गया। तो अगर मैंने ये ए बी डी लिखा है ना इस ट्रेंगल का नाम, तो इसका क्या लिखूंगा, सी डी बी लिखूंगा। अगर आप इसके अलावा कोई और यहां पर नेम लिख देते हो तो वो आपका 100% गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लेके चलते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कब बोले जाएंगे, कि जब हम इन ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे ना, तो कौन सी साइड किसको ओवरलैप करेगी वही उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है, और कौन सा एंगल उस एंगल को ओवरलैप करेगा वो उसका क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। हर एक साइड और हर एक एंगल क्या है, एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें यहां पर क्या है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो आप सभी बच्चों से यही है कि ये जो ट्रायंगल की नेमिंग लिखते हैं ना, ये थोड़ा सोच समझ के लिखें। ये बात क्लियर है? अब यहां पर अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल में, मुझे ये साइड क्या दिखाई दे रही है, कॉमन दिखाई दे रही है। ये साइड क्या कॉमन है, यानी कि जो BD है ना वो इक्वल है DB के। क्यों? जितनी बड़ा मेजर इस ट्रायंगल के लिए इस लाइन का, सेम वही मेजर इस ट्रायंगल के लिए है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। ये हो गया हमारा। दूसरी बात, अगर मेरा ये मान के चलो ये मेरा एंगल 40 है, सोच के चलो, तो ये भी 40 होगा। अब बेटा एक बात समझते हैं, ये एंगल पूरा मेरा 90 था। अगर इधर 40 है तो इधर कितना होगा, 50। अगर इधर 40 है तो इधर कितना होगा, हमारा 50 होगा ना ये, क्योंकि इसका भी सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरा ये वाला एंगल ABD, एंगल ABD किसके इक्वल आ रहा है, यानी कि BDC के इक्वल आ रहा है, BDC। अब इसको चेक करते हैं, ABD बीच में B है, तो इधर देखो क्या आना चाहिए, बीच में D आना चाहिए। तो देखो D आ रहा है हमारा, ये सही है। तो यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ऐसा हुआ है। ये हमारे दोनों एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी तरह अगर मैं देखूं थर्ड पेयर क्या बन रहा है, ADB, ये वाला एंगल ADB है ना, इस तरह से ADB किसके इक्वल आएगा, DBC के आएगा। तो ऐसे लिख देंगे DBC। जो बीच में लेटर होता है वही हमारे एंगल के वर्टेक्स को दिखाता है। तो देखो इधर लास्ट में D है, तो इधर लास्ट में B होना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमारी ये नेमिंग बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए भी रीजन क्या देंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देंगे। तो ये हो गया। जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल ले आते हैं, तो हम कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर किनको बोला जाता है, उन फिगर्स को बोला जाता है जो क्या करेंगी, एक दूसरे को एग्जैक्ट ओवरलैप कर लेंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। जब ये एग्जैक्ट ओवरलैप करेंगी तो एक बात बताओ, मेरी ये जो साइड AB है ये किसको ओवरलैप करेगी, CD को एग्जैक्ट ओवरलैप करेगी। यानी कि जो साइड AB है ये एग्जैक्ट इसको ओवरलैप करेगी। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये लिख सकता हूं कि AB किसके इक्वल है, हमारी CD के है। और इसके लिए हम क्या रीजन देते हैं, बाय CPCT कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बात क्लियर होगी। और जब मैं इसकी बात करूंगा, ये एक आगे से लेटर लिया एक पीछे से, यानी कि साइड AD ये वाली, तो एक आगे से लिया एक पीछे से, यानी कि साइड क्या बन गई, BC। यानी कि AD किसके इक्वल आएगी, BC के इक्वल आएगी। क्यों आएगी, बाय CPCT। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स हमारी जो अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या हो गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई हमारी। तो और चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, ऑल एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री। सभी एंगल्स का मेजर कितना है, 90 डिग्री है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को, सो गिवन क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगल बोलेंगे। इसका मतलब ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये बात हमेशा याद रखना, इसको क्या बोला जाएगा, एक रेक्टेंगल बोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर उसकी चारों एंगल्स का मेजर 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हमारा
एक रेक्टेंगल होगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहां से दो प्रॉपर्टीज निकल के आई रेक्टेंगल की। फर्स्ट क्या निकल के आई कि सभी एंगल्स का मेजर क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, और अपोजिट साइड्स का मेजर क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। मैंने आपकी बुक के अलावा एक और प्रॉपर्टी इसमें सोल्व कर दी, वो क्या कि वो पैरेलल भी होंगी। और कैसे होंगी वो पैरेलल, वो मैंने अभी प्रूफ करके दिखाई थी थोड़ी देर पहले। तो यहां से हमने दो प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया, यानी कि टोटल मिला के 3 हो गई, पैरेलल की भी जोड़े तो। फिर हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में कवर करी थी कि जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। ये हम यहां पर क्या है लिख सकते हैं कि वो एंगल यानी कि डायगोनल्स क्या होंगे, उनका मेजर इक्वल होगा और एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। अब बात आती है एक स्पेशल रेक्टेंगल की, स्पेशल रेक्टेंगल। अब ये स्पेशल रेक्टेंगल किसको बोला जाता है, इसको समझते हैं। ये स्पेशल रेक्टेंगल हमारा होता कौन है। अगर मैं बात करूं स्पेशल रेक्टेंगल की, हम स्पेशल रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, एक स्क्वायर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एक स्क्वायर को। अब स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल क्यों बोला गया, इसको समझते हैं। हमें पता है ये हमारा क्या एक स्क्वायर है। स्क्वायर का हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स का मेजर क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। यानी कि सभी साइड्स का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था जियोमेट्री में इन मार्क का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये सिंगल मार्क है चारों लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर, इसका मतलब चारों की चारों लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। और हमें पता है स्क्वायर के चारों एंगल्स का क्या होता है, एंगल मेजर भी 90 डिग्री होता है। तो देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक बात बताएं, रेक्टेंगल की तो क्या होती है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसकी तो चारों ही साइड इक्वल है। चारों साइड इक्वल है तो मैं क्या नहीं, ये नहीं कह सकता कि अपोजिट साइड इक्वल है, कि ये और ये अपोजिट साइड इक्वल है, ये और ये अपोजिट साइड इक्वल है। इसका मतलब जो रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी है उसको स्क्वायर क्या करता है, कैरी करता है, होल्ड करता है। या ये कह सकते हैं उसके स्क्वायर, उसको प्रॉपर्टी को स्क्वायर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दूसरी बात, स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। ये इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो कि रेक्टेंगल की भी होती है। रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑल एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें पता है इसके भी ऑल एंगल्स का मेजर 90 डिग्री ही होता है। स्क्वायर के भी सभी एंगल्स का मेजर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके डायगोनल्स की, तो स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स होते हैं ना, ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। और इक्वल होने के साथ साथ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बात हमेशा याद रखना, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। रेक्टेंगल की कंडीशन कहां तक थी, सिर्फ यहां तक थी कि उसके डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ये कंडीशन तो यहां तक रेक्टेंगल की भी होती है, जो स्क्वायर में भी है। स्क्वायर में अलग से क्या है कि 90 डिग्री पे करते हैं। इसका मतलब अगर हम कोई ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना कि उसके डायगोनल्स को हम बाइसेक्ट कराएं बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, तो वो रेक्टेंगल अपने आप क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या है, देखो
यहां पर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, बिल्कुल ही। यहां रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, बिल्कुल ही। यहां पर ही बिल्कुल ही, यहां पर भी बिल्कुल ही। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स ए स्क्वेयर इज ए स्पेशल रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वेयर को हम क्या बोल सकते हैं? एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं। यानी कि जितने भी स्क्वेयर है ना, उन सबको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर एक रेक्टेंगल भी स्क्वेयर है? तो इसका जवाब देखेंगे। इसके लिए हम क्या कहेंगे? नो, क्योंकि स्क्वेयर की ये कंडीशन रेक्टेंगल कैरी नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी साइड्स का मेजर इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमारे रेक्टेंगल में सिर्फ आमने सामने की साइड का मेजर इक्वल होता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। दूसरी, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं बस, लेकिन इसके कितने पे करते हैं? 90 डिग्री पे। तो हम ये भी कह सकते हैं बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वेयर, कि सभी के सभी रेक्टेंगल स्क्वेयर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, सभी स्क्वेयर हमारे क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। बात हमेशा याद रखना। अगर बात करें, अब हमारे यहां पर टॉपिक आता है, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है जिसका नाम है वेन डायग्राम। अब हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, जब बात आती है ना वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम में आपको 3 तरह के डायग्राम आने बहुत जरूरी है। सबसे पहला डायग्राम हमारा क्या कहता है? अगर कोई इस तरह से एक चीज है बी और ये ए दिखा रखा है ऐसे, इसका मतलब पता है क्या है? कि जितने भी ए हैं ऑल एज आर बी, कि जितने भी ए है ना वो सभी बी है। ये बात हमेशा याद रखना। ये वेन डायग्राम क्या दिखाता है? कि जितने भी ए हैं वो सब के सब क्या हैं? बी हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एक पेन है ना, ये एक पेन है। अब अलग अलग कंपनी के आते हैं। मैंने बोला पेंटोनिक। पेंटोनिक क्या है? पेन है। पेन तो और भी कंपनी के हो सकते हैं। यहां पर बी क्या दिखा रहा है? सभी पेन्स को दिखा रहा है, जितने भी पेन है। पेंटोनिक हो गया, रिनोल्ड्स हो गया, लग्जर हो गया, जितने भी आ सकते हैं वो सभी पेन क्या है? बी है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन को। और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ पेंटोनिक को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेंटोनिक को। तो मैं इस पेंटोनिक को कहां रखूंगा? बी के अंदर ही रखूंगा ना। क्यों? क्योंकि पेंटोनिक भी खुद क्या है? एक पेन है। पेंटोनिक भी क्या है? खुद एक पेन है। इसका मतलब जितने भी पेंटोनिक हैं ये पेन की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इस डायग्राम का मतलब यही होता है कि जितने भी ए है ना वो सब बी की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, आप यहां पर क्या पढ़ोगे? इस तरह से, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब ये क्या दिखाता है? कि ना तो कोई ए बी हो सकता है और ना कोई बी ए हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल, ये हमारा एक पेन है पेंटोनिक का, है ना। ये हमारा एक पेन है। मैंने यहां पर एक ये रखी पेंसिल कलर रखा है डोम्स का। क्या मैं कह सकता हूं ये हमारी डोम्स की कलर पेंसिल है? क्या मैं ये कह सकता हूं ये कलर पेंसिल हमारी पेंटोनिक पेन है? दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज हैं, इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ये जो हमारा ए है इसका कोई भी पार्ट बी में नहीं जा सकता और जो बी है वो कोई भी ए नहीं हो सकता। ये बिल्कुल डिसिमिलरिटी को दिखाते हैं। ये इस तरह के वेन डायग्राम क्या दिखाते हैं? डिसिमिलरिटी को। लेकिन अगर कुछ इस तरह के आ जाए तो ऐसे, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ए हमारे बी हो सकते, सम एज आर बी एंड सम बीज आर ए, कि कुछ ए को मैं बी बोल सकता हूं, कुछ बी को मैं क्या बोल सकता हूं? ए बोल सकता हूं। लेकिन सभी ए को मैं बी नहीं बोल सकता। सबके सब ए बी नहीं हो सकते, या सबके सब बी हमारे ए नहीं हो सकते। बात हमेशा याद रखना। ये दिखाता है सम के लिए होता है कि सम एज आर बी, और उल्टा भी बोल सकते हैं सम बीज आर ए, नॉट ऑल,
सबके सब ए बी नहीं है या सबके सब बी ए नहीं है, कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ बी हमारे ए हो सकते हैं। तो ये सबसे मेन 3 वेन डायग्राम होते हैं। अब मैं इसको क्या है वेन डायग्राम से दिखाऊंगा। हमने स्टेटमेंट क्या बोली, ऑल स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल, कि सबके सब स्क्वेयर क्या होते हैं हमारे, रेक्टेंगल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये हमारा बड़े वाला बॉक्स किसको दिखा रहा है, रेक्टेंगल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, रेक्टेंगल को। तो स्क्वायर को कहाँ दिखाना पड़ेगा, सभी स्क्वायर किस में आते हैं, इसमें आते हैं। यानी कि सबके सब स्क्वायर क्या है हमारे, रेक्टेंगल हैं। जितने भी स्क्वायर है ना वो सब किस में आते हैं, रेक्टेंगल में आते हैं। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या सबके सब रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर आते हैं, नहीं आते हैं। सबके सब रेक्टेंगल हमारे स्क्वायर नहीं हो सकते। हाँ कुछ पार्ट देखो, कुछ पार्ट रेक्टेंगल का किस में गया है, स्क्वायर में। कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर बोल सकते हैं। आप कहोगे वो कैसे, अगर हम एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कभी भी बना के देखना वो अपने आप एक स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ आ रही। लेकिन क्या सभी रेक्टेंगल हो सकते हैं, अब जिसके डायगोनल हमारे 90 को छोड़ के किसी और एंगल पे, जैसे ये 40 है, ये हमारा क्या हो गया, हम 140 हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एक स्क्वायर बनेगा। आप पूरी लाइफ लगा देना अगर इसको कभी स्क्वायर बना पाओ तो। लेकिन हाँ जैसे आप इन एंगलों को 90-90 ले आओगे ना ड्रॉ करते टाइम, आप पता क्या पाओगे, अपने आप ऑटोमेटिक इन चारों साइड का मेजर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी स्क्वायर है रेक्टेंगल हैं, लेकिन सबके सब रेक्टेंगल हमारे स्क्वायर नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। हम आपके लिए डेली वीडियो ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आपकी बुक से एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं। तो हम भी आपसे थोड़ा सा फेवर चाहेंगे, बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ना, हमारा उतना ही मोटिवेशन होता है, हमारा मन भी करता है और अच्छे से वीडियो बनाने का। तो आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, बस सब्सक्राइब करने की लाइन लगा दो, फटाफट सब्सक्राइब होने चाहिए, ठीक है।